नमस्कार, मैं जीएस रंजन बुंदेली झलक की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। नमस्कार रंजन जी, आज हम नए विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे साथ हैं हमारे मेहमान आदरणीय पीडी निरंजन साहब, जो कि बीएचईएल खैलार झांसी में इंजीनियर हैं और बुंदेली लोक से काफी जुड़े हुए हैं। तो आज उनका विषय है कि बुंदेलखंड के जितने भी पहले घर बनते थे, गढ़ी, कुएं, तालाब, पोखर, सभी के पीछे एक वास्तु शास्त्र होता था। तो सर बताइए कि सर के सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि वास्तु शास्त्र क्या है और इसे कैसे अप्लाई करते हैं। जी रंजन जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं इस चीज के लिए कि आप इतने सारे माया नगरी में रहे। जी इसके बावजूद आपका जो जुड़ाव है जी बुंदेली माटी से, बुंदेली भाषा से, बुंदेली संस्कारों से जुड़ा रहा। आपके दिल में उसके लिए जगह बनी रही और आप उसके संवर्धन के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहे। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और अब बात आती है कि वास्तुशास्त्र है क्या। तो देखिएगा, वास्तुशास्त्र भवन निर्माण की वह कला है जिसमें हमारा जो शरीर बना होता है पंच तत्व से, तो उनका सूक्ष्म रूप जो होता है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो जब ये सूक्ष्म रूप में होते हैं तब तक हम इन्हें पंच तत्व कहते हैं। जब विराट स्वरूप होता है इनका तब ये पंच महाभूत कहलाते। तो सूक्ष्म रूप में ये सभी हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं और इनके संतुलन से हमारा जीवन निर्विघ्न रूप से प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ रहते हुए चलता रहता है। लेकिन हम ऐसे निर्माण में रहते हैं कि जिसमें कोई दोष हो, किसी तरह का तत्व हमें उससे ना मिल रहा हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। तो इन विकारों को दूर करने के लिए, या यूं समझिए कि विकार शरीर में आए ही नहीं, इसके लिए भवन निर्माण की एक कला को ऋषि मुनियों ने बहुत शोध के बाद में तैयार किया। उसे हम वास्तु शास्त्र, वास्तुकला या उस विधि से भवन तैयार करना कहते हैं। तो मैं आपको इसका उद्गम भी बता देता हूं कि इसका जो उद्गम है वो अथर्ववेद से हुआ है। वास्तु शास्त्र का उद्गम अथर्ववेद से हुआ है और अथर्ववेद का जो उपवेद रहा है स्थापत्य वेद, उपवेद स्थापत्य वेद, तो उससे इसका उद्गम हुआ है। उसके बाद में विश्वकर्मा शिल्प और तमाम जो है बहुत सारे सम्रांगण सूत्रधार, कश्यप शिल्प शास्त्र, इस तरह के तमाम ऐसे शास्त्र रहे हैं जिन्होंने इस बारे में हमें समय समय पर निर्देशित किया है कि हम किस प्रकार से भवन बनाएं कि जिसमें समुचित ऐसी व्यवस्था वायु की, प्रकाश की हो कि हमारे शरीर में कोई विकार ना आने पाए और हम सुखी रहें, समृद्ध रहें और अपना जीवन सुख से जीते रहें। तो जी, इसके बाद में आगे जी सर, मैं इसके बाद में आगे चलता हूं। आपने ये जो प्रश्न किया है कि बुंदेलखंड में गढ़ी, किले, हवेली, भवन, गांव, नगर, शहर, पोखर, तालाब, जलाशय, ये किस प्रकार से बनाए गए और किस प्रकार से उनका लाभ बुंदेलखंड वासियों को मिला, उन्होंने प्रोग्रेस की, उन्होंने अपने जीवन को
ऐश्वर्यशाली, समृद्धशाली और आनंददायक बनाया। मैं इस विषय पर बात करता हूं तो सबसे पहले हम ये लेंगे कि जो किले बनाए जाते थे, आप वास्तुशास्त्र का थोड़ा सा मैं टच करता जाऊंगा क्योंकि तभी बात अपन को समझ में आएगी जी कि जी वास्तुशास्त्र का सिद्धांत होता है उसमें 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और 4 उप दिशाएं। उप दिशाओं में आप इस तरह से समझ लीजिए कि आग्नेय कोण जो होता है पूर्व और दक्षिण के बीच होता है। उसके बाद में दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो होगा वो नैऋत्य कोण होगा, ठीक है। और पश्चिम और उत्तर के पूर्व में वायव्य कोण होगा और उत्तर और पूर्व के बीच में ईशान कोण होगा। तो इसमें होता यह है कि जहां ईशान कोण हो वहां जमीन सबसे नीची होना चाहिए, जल का भराव होना चाहिए, जल का बहाव होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति का जीवन समृद्धशाली होता है, ऐश्वर्यशाली होता है, आनंददायक जीवन जीता है, उन्नति करता है सब तरह से। ये ईशान कोण का बताया मैंने। इसके बाद में पूर्व दिशा के अपने अलग निर्माण है। दरवाजा भी पूर्व दिशा को करना बहुत उत्तम होता है। और इसके बाद आग्नेय दिशा में अग्नि देव का निवास होता है और वहां पर हमारा रसोई घर या विद्युत उपकरण जिनसे ऊर्जा निकलती है, इस तरह के उपकरण को लगाने के लिए सबसे अच्छा जो स्थान होता है वो आग्नेय कोण होता है। इसके बाद में हम चलते हैं दक्षिण दिशा में, ग्रह स्वामी का भवन होता है। और उसके बाद में जो नैऋत्य कोण होता है उसमें भी ग्रह स्वामी रह सकता है, यानी कि घर का जो हेड हो, HOD, डिपार्टमेंट का प्रमुख ग्रह का, वो अगर रहेगा तो उसका शासन पूरा घर पर चलेगा और सारे ही लोग उसकी बात को माने। नैऋत्य कोण जो होता है उसमें हमें भारी चीजों का संग्रह करके रखना चाहिए, यानी कि स्टोर रूम बनाना चाहिए। अब पश्चिम दिशा के बाद में हम आते हैं वायव्य कोण पर। वायव्य कोण में हमें अतिथियों का घर बनाना पड़ता है, कमरा बनाना पड़ता है, जिससे वो आते हैं और चले जाते हैं, जो निरंतर आते और जाते रहते हैं। हम वाहन का गैरेज भी बना सकते हैं और उसमें थोड़ी ऊंचाई दे करके जल का स्टोर भी कर सकते हैं। ये तो दिशाओं का हुआ, मैंने संक्षिप्त बताया है आपको। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बुंदेलखंड में कैसे बनाए गए भवन। देखिए, वास्तुशास्त्र की चर्चा जितनी है उससे कहीं ज्यादा आज होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे नियम हैं कि जिनको हम लोग नजरअंदाज करते हैं और उसके दुष्परिणाम हमें भोगने पड़ते हैं। तो बुंदेलखंड में क्या रहा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, वो मैं आपको बताता हूं। चारों ओर से, चाहे हवेली हो, चाहे किला हो, चाहे भवन हो, चारों ओर से मकान बनाए जाएंगे और बीच में खाली जगह छोड़ी जाएगी। उसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। ब्रह्म स्थान को साफ सुथरा और पवित्र होना चाहिए। जी, आप सुन रहे हैं? जी, तो देखिएगा कि ब्रह्म स्थान जो होता है, मेरी आवाज आ रही है मेरी? मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। जी जी। हाँ, तो देखिए, ब्रह्म स्थान जो होता है वो भवन में बीचों बीच खाली रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है और इस तरह से रखा जाता है कि वायु का वातावरण आवरण आना जाना वहां पर निर्विघ्न होता रहे और प्रकाश भी आता रहे।
तो आप बुंदेलखंड के हर घर में जब जाइएगा, हवेली और गढ़ी में तो होता ही है, क्योंकि उनके मार्गदर्शन करने वाले वास्तु शास्त्र वाले बहुत हुआ करते थे। मैं बात करता हूं आम आदमी की, बुंदेलखंड की, जो जनमानस आम आदमी बिल्कुल गरीब तबके का हो, साधारण तबके का हो या थोड़ा समृद्ध हो, मैं उनकी बात करता हूं। तो एक चारों तरफ से घर बने हुए होते, मकान बने हुए होते थे, बीच में वो एक खाली जगह रखा करते थे। और खाली जगह को आप देखिएगा रंजन जी कि हर हफ्ते में घर की महिलाएं, दादी दादी जी, माता जी, भाभी जी या बहन जी या श्रीमती जी, जो भी होता था उस घर में, वो हर हफ्ते में उसको गोबर से लीपा करती थी। बड़ा अच्छा पवित्र वातावरण हो जाता था। और उसके किनारे किनारे पीली मिट्टी से, उसको ढिक बोलते थे, ढिक लगाना बोलते थे बुंदेली में, तो वो पीली मिट्टी से उसके चारों तरफ से ढिक लगा दिया करती थी। उसके बाद में समय समय पर अगर कोई त्योहार है या विशेष अवसर है तो रंगोली भी वहां पर बनाई जाती थी। तो ये खुला हुआ जो स्थान होता था, ये इतनी ऊर्जा देता था कि चाहे कोई दुख हो, चाहे कितना भी बड़ा कष्ट हो, वो उसको सहन करने की क्षमता व्यक्ति को देता था। और उस आंगन में जितने दरवाजे जुड़ते थे, भले ही उनमें व्यक्ति अकेला एक एक रहता हो, लेकिन उसके दिल के तार हर एक से जुड़े रहते थे। हर एक सुख में, हर एक दुख में उनकी सहभागिता बनी रहती थी। अब मैं देखिएगा इसका एक दुष्प्रभाव भी बताता हूं कि अभी आपने एक घटना को सुना होगा मुंबई में, जो सुशांत सिंह राजपूत जी की हुई है, कि बुंदेलखंड में आपने पहले देखा होगा कि इतना गरीब आदमी कोई कोई हुआ करता था कि तन पर पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं, पेट भरने के लिए पूरी रोटी नहीं, परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त संसाधन नहीं। लेकिन आप उनकी जिजीविसा देखिए, जीने की लालसा देखिए, इतनी होती थी कि हर त्योहार को पूरे खुशी से मनाते थे। और धैर्य उनका, उनके उनकी सहन शक्ति, एक जगह दर्जनों लोग रहते थे, इसके बावजूद कोई तनाव नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई आपस में टेंशन नहीं। तो ये जो ब्रह्म स्थान खुला हुआ होता है घर के बीचों बीच में, आज आपको बता दूं मैं, नक्शा नवीस जो बनाते हैं नक्शे, वास्तुशास्त्र की बात करेंगे, वास्तुशास्त्र के अनुकूल बना रहे, लेकिन ब्रह्म स्थान को भूल जाते। तो मैं जो आपसे जिक्र कर रहा था घटना की, यहां पर बुंदेलखंड में आदमी अकेला होते हुए भी उसको ये भरोसा रहता है कि मेरे साथ सैकड़ों लोग मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं। लेकिन मैं जहां ये घटना हुई है मुंबई में, वहां भीड़ में होते हुए भी व्यक्ति अकेला है। कारण कारण वही है, वास्तुशास्त्र के अनुकूल ना होना, ब्रह्म स्थान का खुला हुआ ना होने से हमें जो ऊर्जा मिलनी चाहिए वो ऊर्जा नहीं मिलती है। हमारी सहन शक्ति उतनी नहीं रहती है, हमारी उदारता उतनी नहीं रहती है। तो इसके बाद में मैं इतना कहना चाहता हूं कि एक आदमी को अगर बुंदेलखंड की उस घर परिवार के बीच में रहने वाले को जरा सा भी दुख होता था तो 4 आदमी दौड़ के आ जाते थे, अरे बताओ भाई क्या बात है, कौन सी बात है, हम आपके साथ हैं। तो ये जो सकारात्मक ऊर्जा थी वो ब्रह्म स्थान से ही प्राप्त होती थी। अब मैं 2-3 लाइनें आपको सुनाता हूं कि आह पलती है जबकि कोई सितम होता है। आह पलती है जबकि कोई सितम होता है, अपना खोता है तो हर एक को गम होता है। मुझको आंसू भरी ये दास्तां कह लेने दो, दर्द सुनते हैं कि कह देने से कम होता है। दर्द सुनते हैं कि कह देने से कम होता है। लेकिन जो लोग बुंदेली माटी को छोड़ के दड़बे नुमा कमरों में, बंद कमरों में रह रहे हैं, जो वास्तु के बिल्कुल विपरीत हैं, उनका कोई भी ऐसा नहीं है कि जो दर्द सुन सके,
दर्द समझ सके। व्यक्ति आत्महत्या तब करता है जब उसको पूरी तरह से ये लगता है कि मुझे सुनने या समझने वाला, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है इस संसार में, तब कहीं जाता है। एक चीज मैं और इसमें जोड़ना चाहता हूं, ये मुझे थोड़े से और रिसर्च के बाद मिली है कि जो भी व्यक्ति आत्महत्या करते हैं, एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, एक व्यक्ति आत्महत्या की बातें करता है, उनमें पृथ्वी तत्व की कमी हो जाती है। ये नया विषय होगा, जो वास्तु वाले भी अगर सुन रहे होंगे उनके लिए भी ये नया विषय होगा कि पृथ्वी तत्व क्या है। पृथ्वी तत्व के रूप में हमारे शरीर में सप्त धातुएं मौजूद हैं। पृथ्वी तत्व के रूप में हमारे शरीर में 7 धातुएं मौजूद हैं जो पृथ्वी से ही प्राप्त होती हैं। और जब व्यक्ति के शरीर में चांदी की कमी हो जाती है, ध्यान करना, चांदी की कमी हो जाती है तो वो कहता नहीं है, आत्महत्या कर लेता है। जब सोने की कमी होती है तो वो आत्महत्या की बहुत बातें करेगा, करेगा नहीं लेकिन कभी भी। तो ये पृथ्वी तत्व की कमी है। ये विकार वास्तु विकार में से आता है और पृथ्वी तत्व डायरेक्ट नहीं मिलता है हमें, सूर्य की ऊर्जा से, पवन के द्वारा इसके कुछ तरीके होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो मैंने आपको एक पॉइंट बताया है ब्रह्म स्थान का, उसकी प्रतिकूलता के कारण जो दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ते हैं और अनुकूलता के कारण जो बुंदेलखंड का आदमी अपनी संस्कृति को समेटे रहा, अपने संस्कारों को समेटे रहा, अपनी परंपराओं को समेटे रहा और आनंद से रहा, अभावों में भी आनंद से रहा, ये शक्ति उसको जो है ब्रह्म स्थान के स्वच्छ रहने की, वास्तु नियमों को पालन करने के कारण ही प्राप्त हुई। जी, अगर सर मान लेते हैं कि वास्तु दोष है उस घर में, तो तरीके क्या हैं उनके कि उसको ठीक किया जाए? हाँ जी जी, आप मुझे सुन रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? जी, आ रही है आपकी आवाज। देखिए, ऐसा है कि हमें वास्तु का एक दोष है, उसमें ये देखना होगा कि वो दोष क्या है। जैसे कि आग्नेय कोण में हमें रसोई घर बनाना है और हमने वहां पर जल का स्थान दे दिया, तो जल का स्थान देने की वजह से होगा क्या कि अग्नि और जल का वैर है, तो मानसिक बीमारियां जिनमें मानसिक उथल पुथल होती है वो बहुत सारी होती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें या तो यह करना होगा कि उन स्थानों को थोड़ा सा परिवर्तित करने की कोशिश करें, अन्यथा हमें उसके और सारे विकल्प खोजने पड़ेंगे। तो अभी चूंकि मेरे पास में थोड़ा सा विषय और भी आगे का है, आपने जो पॉइंट दिए थे तो उस पर भी मैं चर्चा कर लेता हूं। जी, दूसरा विषय आपका ये था कि हमारे बुंदेलखंड के जो जलाशय हैं, पोखर हैं, तालाब हैं या नदियां हैं, तो मैं इनके बारे में भी बात कर लेता हूं और बाकी उसके बाद में निराकरण की बात भी आपको बता देता हूं। जी सर, जी 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 जी। देखिए, प्राचीन काल से जब भी सभ्यताएं पनपी हैं, लोगों ने जितने भी समूह में अपने आवास बनाए हैं वो नदियों के किनारे बनाए, नदियों के किनारे, क्योंकि उनको जल की आपूर्ति उनसे होती रहती थी। तो इसके बाद में हुआ ये कि फिर बस्तियां धीरे धीरे बढ़ने लगी
और कुछ ऐसे स्थानों पर भी निवास बनाए गए जहां पर जल की नदियां वगैरह नहीं थी। तो उस समय वहां के शासकों ने ये किया कि गांव की जलापूर्ति के लिए कुएं बनवाए, बावड़ी बनवाई, तालाब बनवाए कि जिनका प्रयोग वो लोग अपने दैनिक उपयोग में अपनी जरूरतों के अनुसार कर सके। हमारे देश की जो जमीन है उसका ढलान पूर्व की ओर है। वास्तु शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही शुभ स्थिति मानी जाती है। शिक्षा, संस्कृति, अध्यात्म और बुद्धि का तेज होना, ये सारी चीजें पूर्व की ओर जल के बहाव के कारण होती हैं। तो हमारे देश की सारी नदियां एक दो को छोड़ करके सारी पूर्व की ओर बहते हैं। तो ये नेचुरली है कि ढाल भी पूर्व की ओर ही है जमीन का अधिकतम। अब क्या हुआ कि जहां पर नदी नहीं है वहां पर लोगों ने क्या किया कि छोटे छोटे तालाब बनाए। तालाब कहां बनाएंगे? जब पूर्व की ओर ढाल है तो पूर्व की ओर ही बनाए जाएंगे। और भवन में किसी भी गांव की पूर्व में जब जल का संचय होगा तो वो गांव के लिए शुभ होगा। उनकी पूर्ति होगी वो तो अलग बात है, लेकिन उनको उन्नति देने वाला होगा, उनको ऐश्वर्य देने वाला होगा, उनको समृद्धि देने वाला होगा। आप देखिएगा कि अगर हम विश्व के रूप में भी नजर डालें तो जिन देशों में पूरब और उत्तर की ओर जल राशि है वो बहुत ही आगे बढ़े हुए, और जहां इसके विपरीत स्थिति है उसका प्रभाव होता है। मैं धीरे धीरे उस पॉइंट पर भी आऊंगा। तो अभी बात अपन पूरब की करते हैं, जमीन के ढलाव की। मैं इसमें जिक्र करना चाहता हूं, ये जालौन जिले का एक गांव है, वो सिमरिया उसका नाम है। आप जब उसको देखें, आप देखिए उसका जो द्वार है गांव में पहुंचने का वो उत्तर दिशा से है, और उसके बाद में उत्तर दिशा में उसमें एक पहले तालाब बना हुआ करता था। मैंने कई बार जाकर के देखा है और बड़े गौर से देखा है, बहुत गहरा तालाब है। और उसके बाद में पूर्व दिशा की ओर जाइए तो पूर्व दिशा की ओर ढलान है। तो बारिश में जो पानी वहां एकत्रित हो जाता है वो जाड़ों में भी रहता है और गर्मियों में भी काफी समय तक बना रहता है। तो आप उस गांव का ये देखिए कि इतनी प्रसिद्धि उस गांव को मिली कि उसका नाम कभी भी आप जालौन जिले के किसी गांव में जाके सुदूर जाकर के बताइए कि सिमरिया, तो तुरंत कहेंगे भाई सुरेश सिमरिया या मरैया माते की सिमरिया। मतलब इतने वहां पे आप देखिएगा कि जैसे पश्चिम दिशा में जो होता है वो ऊंचा स्थान रखा जाना चाहिए। तो वहां पर एक किला है गुम्बद नुमा, सॉरी किला नहीं, एक मंदिर है गुम्बद नुमा। तो जिस तरह से हम गुम्बद नुमा जो नुकीली चीज होती है, कोई एंटीना वगैरह लगाते हैं तो हमें उससे अदृश्य किरणें प्राप्त होती हैं जो विद्युत उपकरणों में मिल जाती हैं। और हमारा जैसे टीवी चलता है तो एंटीना टाइप का लगता है, डिश चलती है तो वो भी ग्रहों को कैच करने के लिए रहता है। विद्युत ग्रहण करने के लिए तड़क चालक लगे रहते हैं ऊंचे ऊंचे गुंबदों में। लेकिन जो मंदिर के गुंबद होते हैं और आसमान में बहुत सारी ऊर्जा जो रहती है अदृश्य रूप में, वो उनसे आती है मंदिर के अंदर, तो उसमें आपको अपूर्व शांति मिलती है। अब एक ये ऊर्जा ऐसी नहीं है कि इसे देखा जा सकता हो, केवल महसूस ही किया जा सकता है। जिस प्रकार से हम वायु को महसूस कर सकते हैं इसी प्रकार से उस ऊर्जा को भी महसूस किया जा सकता है। तो ये बहुत ही उत्तम स्थिति बनी है। तो इस तरह की चाहे कुएं हो चाहे जलाशय हो, कोशिश ये की गई है बुंदेलखंड में। वैसे अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो उसमें भी है, लेकिन हम यहाँ क्योंकि बुंदेलखंड क्षेत्र की ही प्रॉपर बात करेंगे। तो इस तरह से मैंने अपने गांव में भी देखा है, पूरा ढाल पूर्व की ओर है। क्योंकि आप चिरगांव से संबंधित रहे होंगे, मेरा गांव बड़ा गांव के पास है मड़ोरा, तो वहां भी पूर्व को ढाल है और बहुत जल राशि वहां पर संग्रह हो जाती है बरसात में, फिर वो जाड़ों में भी बनी रहती है और गर्मियों तक रहती है। तो उसका परिणाम ये है कि गांव का हर व्यक्ति लगभग
बहुत समृद्ध है और बौद्धिक क्षमता इतनी अपूर्व है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उसकी, एक से बढ़कर एक। तो हमारे बुंदेलखंड में मैं जहां जहां भी जाता हूं वहां वहां इस चीज पर ध्यान देता हूं कि वहां पर वास्तु के अनुरूप क्या है या क्या नहीं है। तो जब मैं देखता हूं तो चूंकि मैं उसको समझता भी हूं, चाहे किसी परिचित के घर जाऊं चाहे किसी अपरिचित के घर जाऊं, तो मैं ये जरूर देखता हूं कि इसके घर में कहाँ पर क्या बना हुआ है, कौन सा क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। मैं आगे जब एक और पॉइंट बताता हूं उसमें एक घटना भी सुनाऊंगा आपको जो बिल्कुल चमत्कारी लगेगी कि वास्तुशास्त्र कितना चमत्कार करता है। तो साहब ये जो है आप मैंने जो जलाशय और तालाब झील इस तरह का पोखर वगैरह का था बताया है, इसमें अगर आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखिए। जी 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 ठीक है। अब मैं चलता हूँ आग्नेय कोण। आग्नेय कोण वो स्थान है जहां रसोई घर बनाया जाता है, अग्नि का निवास होता है। तो मैं बुंदेलखंड की आज से 50 साल पुरानी प्रथा सुनाता हूँ कि घरों में, बहुत सारे घरों में चूल्हे में आग हमेशा रहती थी। यानी कि सुबह खाना बनने के बाद इतनी आग बनी रहती थी कि शाम को उसी आग में थोड़े से कंडे उपले डाल करके फिर से आग प्रज्वलित हो जाती। और कुछ घरों वाले लोग जिनके यहाँ इतनी आग नहीं उपलब्ध हो सकती थी, वो कंडे पर आग लेने जाते थे मांगने एक दूसरे घरों में। ये प्रथा मैंने बहुत अच्छी तरह से देखी है और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद भी है। तो अग्नि कोण में निरंतर किसी न किसी रूप में अगर अग्नि प्रज्वलित होती रहती है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में ही क्यों ना हो, तो जितने भी अनिष्ट उस परिवार पर आने होते हैं वो जल जाते और अग्नि देवता उससे प्रसन्न रहते हैं। तो उसके घर के जितने भी उसकी संतान वगैरह भी वो प्रखर बुद्धि वाली होती है, तीक्ष्ण बुद्धि वाली होती है। आग्नेय कोण शिक्षा प्राप्ति के लिए भी विद्यार्थियों के लिए फलदायी होता है। तो ये अग्निकोण का जो मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हमारे परिवार के लोग उसको जलाए रखते थे और आसपास वाले जो समृद्ध लोग उतने नहीं हुआ करते थे वो अग्नि को लेने जाते थे। उनके पास एक कंडा लेकर जाते थे, दादी मम्मी भाभी जो भी रिश्ता होता था उनको बोल देते थे वो हमें आग चाहिए, तो वो अपना कंडा लेके जाती थी, दूसरा अंगारा उस पर रख देते थे, तो फिर वो आकर के उससे अपने घर में आग जलाया करती थी। दिया सलाई का उपयोग तो बहुत कम होता था, जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस प्रकार से इसमें शायद कोई ये सोचे कि वो बचत होती थी, बचत वाली बात नहीं है उसमें। उसमें अग्नि कोण में अग्नि निरंतर जलने वाली बात है। अब इसी तरह से मैं एक इसका उदाहरण और देता हूं अग्निकोण का ही। जाड़ों के दिनों में हमारे बुजुर्ग लोग, नींद थोड़ा कम आती है उनको, अब वो क्या करते थे कि कोड़े पर बैठ जाते थे। कोड़े का नाम आपने सुना होगा बुंदेली में। जी, असल में होता ये था कि जमीन में छोटा सा एक गड्ढा खोद लिया और उसमें उपले टूटे हुए कंडों के टुकड़े, कुछ घास वगैरह, कुछ भूसा की गांठें वगैरह, ये सारी चीजें उसमें डाल दी जाती थी और उसमें अग्नि जलती रहती थी। मैं एक मिनट हाँ, तो मैं बता रहा था कि उसमें अग्नि जलती रहती थी और गांव के बुजुर्ग उसमें बैठ करके तापा करते थे। अब सवाल ये है कि वो बनाया कहां जाता था, देखना ये है कि वो बनाया कहां जाता था। तो जाड़ों के मौसम में उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं चलती हैं, आप जानते हैं।
तो उत्तर दिशा के विपरीत दक्षिण दिशा में उसको रखा जाता था। और सुबह की धूप हमको लगे इसलिए पूर्व दिशा खुली हुई है। तो दक्षिण और पूर्व का जो सेंटर होता है वो आग्नेय कोण ही होता है। तो बुजुर्ग लोग भी जो कोणे का निर्माण करते थे, कोड़ा जो बनाते थे, वो आग्नेय कोण में ही बनाया करते थे। और उसमें भी यही सिस्टम हुआ करता था कि जैसे उन्होंने सुबह जलाया, जलता रहा 6, 7, 8, 9 बजे तक, जब तक जिसको फुर्सत है उसको आग सेंकते रहे, बाद में वहां से चले गए। अब शाम को 5-6 बजे जल्दी सूर्यास्त हो जाता है जाड़ों में, तो जैसे ही शाम को 5-6 बजे वो लोग आते थे, आग अलग से जलाने की जरूरत नहीं, उसी में नीचे आग मिल जाती थी। उसके कुरेदने से नीचे से आग निकलती थी, उसमें थोड़े कंडे के टुकड़े डाले, थोड़े उपले डाले और लकड़ियां डाल के वो फिर शुरू हो जाती थी। तो एक ये तरीका उनका सर्दी से बचाव का तो था ही, लेकिन उसमें जो विशेष बात थी वो बात ये थी कि आग्नेय कोण में निरंतर अग्नि जलती थी। उससे होता क्या था वो देखिएगा। 10-12 आदमी, 15 आदमी 4-4 महीने एक जगह बैठा करते थे और किसी में बेमनस्यता नहीं होती थी, किसी में मतभेद नहीं होता था, कोई विवाद नहीं होता था। रंजन जी, अगर आज के समय में आप देखिएगा कि कहीं भी 10 आदमी 10 दिनों तक लगातार बैठे, आप देखिएगा कि उनके बीच में विवाद और मतभेद हो जाएगा। तो वो जो अग्नि थी, अग्नि कोण में जलने वाली अग्नि, वो उनके मतभेदों को, मन के भेदों को जला देती थी, बेमनस्ताओं को जला देती थी और उनको आपस में सामंजस्य प्राप्त होता था उसके करने से। तो ये वास्तुशास्त्र का चमत्कार है। मैं एक घटना का इसमें भी जिक्र करना चाहता हूं कि जब भी मैं किसी रिश्तेदारी में जाता हूं तो मैं जब भी किसी रिश्तेदारी में जाता हूं तो मैं वहां ये जरूर देखता हूं कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज ठीक नहीं। तो एक रिश्तेदार थे, बोले सर आइए हमारे घर चलिए। उन्हें पता था कि मैं इस चीज से जुड़ा हुआ हूं, तो वो दिखाना चाहते थे। इस बीच उन्होंने चर्चा की कि उनको पेट में दर्द रहता है और वो भी 10 साल से। सारी पैथियों से, सारे डॉक्टरों से इलाज करा के हार गए, लेकिन उनका दर्द ठीक नहीं हुआ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं दवा आपको सजेस्ट कर दूंगा। आपसे चर्चा हो चुकी कि मैं दवा भी सजेस्ट करता हूं। अब चूंकि वो घर के अंदर ले गए, वो चाय बनवा के लाए, तो मेरी नजर उनके चूल्हे पर पड़ गई। तो मैंने कहा भाई ये यहाँ चूल्हा, आप यहीं खाना बनता है? बोले हाँ यहीं बनता है। तो मैंने कहा कब से? बोले 10 साल से। बोले 10 साल से हमने पहले कहाँ बनता था? फिर उन्होंने वो जगह बताई जहां पहले उनका खाना बनता था। तो मैंने कहा भैया आप एक काम करो, फिर से उसी जगह चूल्हा बना के आप बनाना स्टार्ट करवा दो। बोले ठीक है। 1 महीने बाद उनका फोन आया कि बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवा के उनका पेट दर्द ठीक हो गया है। तो ये वास्तु के चमत्कार हैं। जो नहीं समझते हैं उनकी बात और है, और जो इसको जानते हैं उन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए। तो बात यहाँ पर मैं बुंदेलखंड की कर रहा हूं, और ये चीजें मैंने बुंदेलखंड में देखी हैं, महसूस की हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आप एक चीज ये देख लीजिएगा कि निश्चित रूप से आपके आग्नेय कोण में जो आग जलती है वो अनिष्टों को जला देती है, घर को समृद्धि देती है, सुख देती है, शांति देती है, और मतभेद नहीं होते। जी मैं इसके बाद में
एक पॉइंट और लेता हूं कि दरवाजा दरवाजा कहाँ होना चाहिए। ठीक है, देखिए ऐसा होता है कि लोगों के अंदर एक भ्रम है। भ्रम ये है कि दरवाजा जो है पूर्व में ही होना चाहिए केवल, ऐसा नहीं है। टोटल चारों दिशाओं के आप 36 भाग करिए, चारों दिशाओं के 36 भाग करिए, हर एक दिशा में 9 भाग होंगे। आप इस तरह से खड़े हो जाइए जैसे पूर्व दिशा में आपका फ्रंट है, तो आप भी अपना फ्रंट पूर्व दिशा की ओर करके खड़े हो जाइए और उसके 9 हिस्से करिए। जितनी आपकी लंबाई, जितनी भी लंबाई है वहां पर फ्रंट में, उसके 9 हिस्से करिए और बाईं ओर के 2 हिस्से छोड़ दीजिए और उसके बाद जो 2 हिस्से हैं उनमें आप दरवाजा रखिए। आपको इतनी सफलता, इतनी समृद्धि, इतनी शांति मिलेगी और उसके बाद बाकी के भी छोड़ना पड़ेगा। अच्छी जगह और खराब जगह चारों दिशाओं में आप 36 स्थानों में देखेंगे तो ये पाएंगे कि पूर्व में 2 स्थान ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, पश्चिम में 2 स्थान बहुत अच्छे हैं, दक्षिण में भी 2 स्थान बहुत अच्छे हैं और उत्तर में 3 स्थान बहुत अच्छे हैं। ये दरवाजों के लिए मैंने बताया है। तो ये तो बात है कॉमन वास्तुशास्त्र की। मैं बुंदेलखंड की बात बताता हूं। बुंदेलखंड का बस सीधा एक फार्मूला है कि बाईं ओर कम जगह हो, दाईं ओर ज्यादा जगह छूट जाए, तो इससे वो मिल जाती है जगह, जो अनुकूल जगह होती है। तो बुंदेलखंड वाली पता नहीं कहां से उनको ये मिला है। मुझे तो यही प्रतीत होता है कि ऋषि मुनियों के द्वारा उन्हें जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ उसका उन्होंने अनुकरण किया और उसकी प्रेरणा से वो वर्षों तक इस चीज में आगे बढ़ते रहे। अब अगर दरवाजे की बात हम भवन के अलावा किले की करें और मंदिर की करें, उसमें ये नियम लागू नहीं होता है, उसमें बीच में किया जाता है। मंदिर में बीच दीवार में किया जाएगा। तो मंदिर में जो दरवाजा होता है वो बीच में किया जाता है। मंदिर में ऐसा सिस्टम बिल्कुल लागू नहीं होता है कि आपको यहां से इतना छोड़ना या इतना छोड़ना, ऐसा मंदिर में नहीं है। अब मैं एक चीज इसके अलावा और बताता हूं कि जो बुंदेलखंड में मंदिर बनाए जाते हैं, चाहे वो इष्ट देवता के हों, कुल देवता के हों, ग्राम देवता के हों, बहुत सारी मणियां भी छोटी छोटी बनी होती हैं। ठाकुर बाबा हैं, भूमिया बाबा हैं और खाती बाबा हैं, घटोरिया बाबा हैं। आप क्योंकि उस चीज से जुड़े हैं तो आपको भी इन चीजों की नॉलेज होगी कि ये सारे कुल देवता ग्राम देवता होते हैं और सारे बुंदेलखंड वासी अपने इष्ट देवताओं के साथ साथ उनकी भी पूजा अर्चना करते हैं। तो इसमें विशेषता ये है कि ये सारे पूर्व की ओर मुख करके ही मंदिर कब बनाया जाएगा। उससे फायदा क्या होगा, क्या होता है आप देखिएगा कि जो साधना करने वाला है सबसे पहले उठेगा, दैनिक क्रिया कर्मों से निवृत्त होगा, उसके बाद में वो स्नान करेगा, अर्चना घर पे करेगा, फिर मंदिर जाएगा। तब तक होगा क्या कि 8-9 बज जाएंगे। तो प्रातः कालीन सूर्य की जो किरणें होती हैं वो शरीर के किसी भी भाग पर पड़े बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन जब थोड़ी सी प्रखर हो जाती हैं तो फिर पीठ पर ही पड़ना चाहिए। 8-9 बज जाते हैं जब, तो फिर पीठ पर पड़ना चाहिए। आप देखिए प्रसंग है रामायण में भी कि भानुपीठ से यही उर आगी स्वामह सर्व भाव छल त्याग। माने सूर्य की किरणों का पीठ की ओर से और अग्नि का हृदय की ओर से सेवन करना चाहिए। रामायण में भी ये लिखा हुआ है। तो जो मंदिर बनाए जाते हैं वो पूर्व की ओर मुख होने के कारण साधक का जो मुख होगा वो पश्चिम की ओर होगा।
तो उसकी पीठ पर जो किरणें पड़ेंगी तो उनसे उन्हें ऊर्जा, एनर्जी, जो आधुनिक विटामिन डी बोलते हैं, वो उन्हें प्राप्त होता रहता है। और आराधना करने से आराध्य देव के द्वारा जो कृपा प्राप्त होती है, जो मानसिक शांति प्राप्त होती है, वो अलग। और ये इस प्रकार से बनाए गए हैं कि हमें वातावरण से और आसपास के क्षेत्र से जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा हो सकती है इस शरीर को मिलती रहे। तो इस प्रकार से बुंदेलखंड में हमारे मंदिरों का भी निर्माण किया जाता है। और अब इसके बाद में थोड़ा सा हम आएंगे कि जो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च, इनके ऊपरी शिखर नुकीले होते हैं। ये थोड़ी सी पहले भी चर्चा, ये नुकीले होते हैं। तो नुकीले होने की वजह से ये अंतरिक्ष में से, क्योंकि 5 तत्वों में आकाश भी एक तत्व है, तो उसमें से अदृश्य रूप से सकारात्मक ऊर्जा को ये ग्रहण करते हैं और अपने उस मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा, गिरजाघर जो भी होता है, उसमें सारी जगह वो सारी ऊर्जा आती है और जो वहां आराधना स्थल पर जाता है उसको वो प्राप्त होती रहती है। यही वजह है कि जिस आदमी को घर में शांति और सुकून नहीं मिलेगा, वो सुकून मंदिर में जाकर के मिलता है, क्योंकि वहां पर सकारात्मक ऊर्जा होती है और वो कई माध्यमों से आती है। उन माध्यमों को हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे वास्तुशास्त्र के जानकारों ने समझा और उसको धर्म से जोड़ा, जिससे कि व्यक्ति उसको आसानी से मानता रहे, तर्क वितर्क उसमें ज्यादा ना करे, उसको ज्यादा समझाना ना पड़े। और क्योंकि धर्म से जोड़ने का कारण यही रहा है, जबकि उसका आधार बिल्कुल वैज्ञानिक है। तो इसलिए इस प्रकार से इनके किए गए हैं नुकीले ऊपर वाले हिस्से शंकु के आकार के। और मंदिरों के द्वार के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि उसमें ऐसा कोई सिस्टम होता नहीं है कि दाएं बाएं से कितना छोड़ना है, उसमें ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं रहता है। बस इसके बाद में मैं एक छोटे से पौधे का पहले बताता हूं, फिर वास्तु में और जो पौधे अनुकूल होते हैं उनके बारे में चर्चा करता हूं। जी जी जी। तो पहले जो छोटे पौधे की मैं बात करता हूं वो है तुलसी का पौधा। वो हर आंगन में आपको मिलेगा। जो मैंने पहले आपसे ब्रह्म स्थान की बात की थी कि वो शुद्ध हो, स्वच्छ हो, साफ सुथरा हो और खुला हुआ हो, तो वो सब होता था। अब उसमें तुलसी का पौधा भी लगा हुआ होता था। तो महिलाएं सुबह उस पर जल चढ़ाने जाती थी। तो आपको ये चीज बता दूं कि तुलसी के पत्र में वात, पित्त और कफ तीनों विकृतियों को नाश करने की क्षमता है। ऐसा चमत्कारी पौधा है। तो इसलिए ये घर में, आप हिंदुस्तान के घर की बात तो मैं करूंगा ज्यादा नहीं, लेकिन बुंदेलखंड के प्रत्येक घर में आपको तुलसी का पौधा बिल्कुल जरूर मिल जाएगा। तो इसलिए शाम को दीपदान करती थी स्त्रियां, तुलसी घर के पास में दीपक जलाना और सुबह उस पर जल चढ़ाना। तो इससे प्राकृतिक रूप से वहां पर उस वातावरण में जो सकारात्मक ऊर्जा हुआ करती थी वो उन्हें सहज ही प्राप्त हो जाती थी। इन कार्यक्रमों को करने का उद्देश्य भी यही था कि किसी न किसी कारण से वो उसके पास जाएं। फिर एक चीज और होती थी, जब विशिष्ट त्योहार हुआ करते थे बुंदेलखंड में, तो ये था कि भाई तुलसी की 108 परिक्रमा करना है। यानी कि अब देखिए ये धर्म से जोड़ दिया कि परिक्रमा 108 करना है। फिर उसमें समझदार लोगों ने, जो धर्म को भी जानते थे, कि अगर कोई अस्वस्थ है तो 108 ना करके 11 कर ले, और सामर्थ्य फिर भी नहीं है तो एक जरूर कर ले। तो इस प्रकार से उसको कुछ ना कुछ एनर्जी वहां से मिल ही जाएगी। तो ये पौधा जितना छोटा है उतना ही ज्यादा चमत्कारी है। इसके पौधे में तो आप ये सोचिए कि जितना भी कहा जाए वो कम ही है, इतना महत्वपूर्ण है ये। तो ये जो है अधिकतर इसको देखा जाए
तो इसको उत्तर की ओर लगाना चाहिए या पूर्व की ओर लगाना चाहिए, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे आग्नेय कोण की ओर भी लगाया जा सकता है तुलसी के पौधे को। इससे घर में सुख रहेगी, शांति रहेगी, समृद्धि रहेगी, बीमारियों से बचाव रहेगा। और इस तरह से हमारे वास्तु शास्त्र का एक छोटा सा पौधा रहा है, लेकिन उसने जो है अपने काफी कुछ परिणाम दिए हैं। अब इसके बाद में मैं वास्तु शास्त्र में कुछ वृक्षों का भी जिक्र करना चाहूंगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार पीपल, बरगद, आम, महुआ, नीम, सागौन, ये और इसके अलावा और भी कुछ बहुत सारे पेड़ जिन्हें शुभ बताया गया है। तो कुछ इसलिए शुभ हैं कि वो फल देते हैं, छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, और कुछ इसलिए शुभ हैं कि वो ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु देते हैं। तो वास्तुशास्त्र ने पूरा मनुष्य के लिए ही वास्तुशास्त्र बनाया गया है कि हमारा ये पंच तत्व से जो शरीर बना हुआ है, इसको किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से पंच तत्व मिले और निरंतर मिलते रहे। क्योंकि आप एक चीज को देखिएगा कि अगर किसी भी तत्व की कमी हो जाएगी तो असंतुलन पैदा हो जाएगा, अधिकता होगी तब भी असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो वास्तुशास्त्र इसी का एक प्रयास है, एक कोशिश है, ऋषि मुनियों द्वारा बनाया गया हुआ है कि आदमी अपने सुख से रहे, शांति से रहे, समृद्धि से रहे, अपना समृद्धशाली जीवन बिताता रहे और हमेशा जो है सुखी रहे। इस प्रकार से ये वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ बुंदेलखंड से जो जुड़े हुए तथ्य थे मैंने आपको संक्षिप्त में बताए हैं। इसके अलावा और कोई पॉइंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस बारे में। जी सर, ये जो आपने बताया अभी कि ये वृक्ष जो महुआ है, आम है, पीपल है, इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। अच्छा, ठीक है। देखिए, जो पीपल है वो मंदिर के पास लगाना बहुत अच्छा होता है, भवन से थोड़ा दूर होना चाहिए। और पीपल ऐसा है कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बहुत सारे वृक्ष ऐसे हैं कि जो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन पीपल ऐसा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन ही देता है। और इसके बाद में मैंने जो आपको बताया है बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ भी ऐसा है कि इससे भी ऑक्सीजन आपको बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है, छाया भी बहुत अच्छी रहती है। इसमें बहुत सारे पक्षियों का बसेरा रहता है, तो पक्षियों का जो कलरव होता है, प्राकृतिक ध्वनि, वास्तु के अनुसार उसको भी बहुत शुभ माना गया है। और इसके अलावा जो आम वाली बात आई है, हेलो, जी शायद कुछ नेट प्रॉब्लम कर रहा है। जी 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 जी। और मैं पीपल के बारे में एक चीज और बता दूं, पीपल की लकड़ी यज्ञ में समिधा के रूप में भी प्रयोग की जाती। पीपल की लकड़ी यज्ञ में समिधा के रूप में भी प्रयोग की जाती। और आम की लकड़ी तो आप जानते हैं कि विभिन्न कार्यों में होती है। आम के जो पत्ते होते हैं, मंगल कार्यों में दरवाजे पर आम के पत्रों का झूमर बना करके उनको रस्सी में बांध करके लटकाया जाता है। तो और फल से कितने फायदे हैं ये कहने की जरूरत नहीं है, ये तो हर आम आदमी जानता ही है कि
आम का फल कितना गुणकारी है, जामुन का कितना गुणकारी है। आप उससे तो जामुन की गुठलियों से भी दवा बनती है, और जो आयुर्वेद में दवा बनती है, एक होम्योपैथी में दवा बनती है, तो वो जामुन की गुठलियों से दवा बनती है। और उसके द्वारा आपको डायबिटीज को कंट्रोल किया जाता है। और ऐसा बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जामुन के फल को अगर जामुन के सीजन में व्यक्ति 2-4 बार खाता है तो उसके पेट के जो विकार होते हैं वो काफी हद तक दूर हो जाते हैं। अब इसी तरह से आप नीम का पेड़ देखिएगा, तो नीम का पेड़ तो कितना कीटाणु नाशक होता है, उससे क्या क्या औषधियां बनती हैं। और आप ये देखिएगा कि उसकी छाया में रहने वाले उसका फल जो होता है निबोरी, उसका जो तेल निकलता है वो बहुत सारी दवाओं में प्रयोग किया जाता है। और उसको उसकी निबोरी के ऊपर जो मीठी होती थी, बुजुर्ग लोग उसको भी खाया करते थे, उससे उनके विकार दूर हुआ करते थे। और नीम की जो हरी हरी कोपल होती, लाल लाल किसलय, किसलय माने ऐसी कोपल जो थोड़ी सी लालिमा लिए हुए, तो नीम की वो कोपल को जो खाता था उसको बहुत सारे रोग, खुजली, चर्म रोगों से दूर रहता था वो, और बिल्कुल सुरक्षित रह जाता था उनसे। अच्छा, इसके अलावा जो नीम की उसकी छाल होती है, उसके छाल के नीचे एक लाल लाल सा हल्की सी एक परत होती है। तो बरसात के लोग में जब लोग बुंदेलखंड में लोगों को फोड़े हो जाया करते थे तो उस परत को पत्थर पर घिसकर उसका लेप लगाया करते थे, तो उससे भी वो ठीक हो जाया करता था। तो इसकी नीम की महिमा तो आप ये देखिएगा कि जितनी भी कही जाए उतनी भी कम है। तो इस प्रकार से ये बहुत, इनके अलावा भी बहुत सारे पेड़ों को, सागौन के पेड़ को भी बहुत सारे आपके बरगद के अलावा भी और जो पेड़ होते हैं उनको बहुत सारे पेड़ों को शुभ पेड़ों की संज्ञा दी गई है, और फलदार वृक्षों। तो क्या होता है कि इससे एक वातावरण बनता है, जब वृक्ष होंगे तो पक्षी आएंगे, पक्षियों का जो कलरव होता है, जो पक्षियों की आवाज होती है, वो वास्तु के लिए बहुत अनुकूल होती है। और जो आपकी नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है घर की, उससे दूर होती है। तो ये एक जीवन चक्र जुड़ा हुआ है, वृक्षों से हम हैं, हम वृक्षों को कुछ देंगे, वृक्ष हमें कुछ देंगे, और जब तक चक्र नहीं बनेगा जीवन चल नहीं सकता है। तो वास्तुशास्त्र का एक प्रयास यही होता है कि प्रकृति और व्यक्ति के बीच में जीवन चक्र बने, प्रकृति से प्राकृतिक पदार्थ, प्रकृति से प्राकृतिक ऊर्जा व्यक्ति को मिले, ये वास्तुशास्त्र का प्रयास होता है। वास्तुशास्त्र कोई अलग से ऐसा नहीं है कि जो अलग से जोड़ा गया हो, बिल्कुल समन्वय बनाने के लिए, व्यक्ति से प्रकृति का समन्वय बनाने के लिए वास्तुशास्त्र बनाया गया है, जिससे व्यक्ति लाभान्वित हो। और हमारे बुंदेलखंड वासी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने प्रकृति के साथ जितनी ही प्राकृतिक वस्तुएं हैं, आप देखिए कि हमारे क्षेत्र में लोग नदी की पूजा करते हैं, पर्वत की पूजा करते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, बट की, पीपल की, तुलसी की, ये सब वृक्ष है। तो हमें प्रकृति से इतना प्रेम है, हमें पशु पक्षियों से इतना प्रेम है, वो हमसे जुड़े हुए हैं, तो इनसे हमें बहुत सारी प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक ऊर्जा मिलती है, और हमारे अवसाद खत्म होते हैं। आप एकांत में बैठे हों, आपके बगल में कोई वृक्ष हो, कोई सुंदर सुरीली कोयल उस पर बोल रही हो, आप बताइए कुछ मन में, मस्तिष्क में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो प्रकृति से जोड़ने का प्रयास है निसंदेह, प्रकृति को और इंसान को जोड़ने को, और वहां से प्राकृतिक जो शक्तियां, जो एनर्जी प्राप्त करने के लिए है, इसका वास्तुशास्त्र का एक यही प्रयास। हमारे एक दर्शक हैं बालकृष्ण कुशवाहा जी, वो बता रहे हैं कि बुंदेलखंड में घर के आंगन में और दरवाजे पर नीम का पेड़ बहुत लगाए जाते थे। गर्मियों में नीम के पेड़ की छांव में बैठकर जो आनंद की अनुभूति होती थी वो बहुत ही सुखद होती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
यही कारण है ये क्या मौसम के साथ जी जी कि जो अभी मौसम परिवर्तित हो रहा है, इतनी गर्मी पड़ रही है, और अभी क्या है, हम लोगों ने बुंदेलखंड में तो बहुत सूखा पड़ रहा है, तो क्या कारण यही है, वास्तु भी उसके पीछे है। देखिए ऐसा है रंजन जी कि जैसा कि कुशवाहा जी ने बताया कि बुंदेलखंड में घर के अंदर और घर के बाहर सामने नीम के पेड़ बहुत लगाए जाते थे, लगाए जाते हैं, अभी भी लगे हैं। बस केवल इसमें एक चीज का ध्यान दिया जाता था कि द्वार वेध ना होने पाए, यानी कि नीम का पेड़ दरवाजे के ठीक सामने ना हो, बस थोड़ा सा हटके हो और उसकी छाया भवन पर आती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये दक्षिण की ओर हो और पश्चिम की ओर हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी कहीं भी हो उसकी छाया से हम बहुत लाभान्वित हुए हैं और बुंदेलखंड में विशेष रूप से नीम के पेड़ लगाए जाते थे। अब जो सूखे वाली बात चल रही है वो यही है, मैंने अभी जो प्रकृति के संतुलन की बात की है कि हम लोग वृक्षों के जंगलों को काट करके कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और हमें जितने पेड़ काटने हैं बहुत जरूरी, विकास के लिए होता है कभी कभी, तो हमें उससे कई गुने पेड़ लगाने भी चाहिए, और न सिर्फ लगाने चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए। तो बहुत सारी संस्थाएं इसके लिए बनी हैं जो ये काम करती हैं। परती पड़ी जमीन पर, सरकारी जमीन पर बहुत सारे वृक्ष लगाए जाते हैं, लेकिन ये उतना असर होता नहीं है जितना कि होना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब तक इस चीज से दिल से नहीं जुड़ेगा तब तक वो फायदा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा जो कि वास्तव में होना चाहिए। तो यही कारण है कि हमारे बुंदेलखंड से वृक्षों के कटने के कारण पानी की वर्षा बहुत कम होने लगी है। पहले तो 3-3 दिन लगातार पानी वर्षा करता था, तरस जाते थे, घर से बाहर निकलने के लिए, सूर्यदेव के दर्शन करने के लिए तरस जाते थे। तो आजकल ये सारी स्थिति बहुत विकट होती जा रही है, वर्षा जैसे मुख मोड़ती जा रही है, लेकिन हमें प्रकृति को साथ लेके चलना है अगर, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे और प्रकृति का चक्र तभी हमारे अनुकूल बन पाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये जानकारी हम लोगों को दी। सचमुच बहुत सी अवधारणाएं थी कि वास्तुशास्त्र को लेकर, लेकिन आज स्पष्ट हो गया कि इसके पीछे पूरी की तरह से साइंस है, वैज्ञानिक आधार है। तो मैं अपने दर्शकों से भी कहूंगा कि इस बात का बिल्कुल ध्यान दें कि अगर एक पेड़ कट रहा है तो हम संकल्प लें कि 10 पेड़ लगाए जाएं, ताकि प्रकृति का संतुलन ठीक रहे। यही कारण है कि आज जगह जगह वाटर लेवल कम हो रहा है, मतलब प्राकृतिक असंतुलित हो रही है। प्रकृति को संतुलित करना है तो हमें जगह जगह पेड़ लगाना चाहिए, और वो पेड़ लगाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीडी निरंजन जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और कल का मैं एक खास विषय है कल का, हमारे पंडित राजेश कुमार तिवारी जी, मक्खन जी, कवि और साहित्यकार आएंगे, और वो एक विशेष पावन प्रकृति तीर्थ अछरू माता के बारे में जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर शाम 6 बजे मिलते हैं। इसके लिए सबको बुंदेली झलक की ओर से प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बुंदेलखंड। नमस्कार।